हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं कराऊंगा आपको जो आपकी और हमारी लैंग्वेज पैडागोजी चल रही है उसका पार्ट सेकंड। इसके बाद एक और क्लास आएगी और उसमें आपकी जो लैंग्वेज पैडागोजी है वो पूरी खत्म आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज आपकी लैंग्वेज पैडागोजी के पार्ट सेकंड के बारे में। इसके बारे में यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक आपका कमेंट आया था कि जो आर के अग्निहोत्री है, आर के जो अग्निहोत्री है उनके बारे में आपने पूछा। ठीक है, इनके बारे में आपने पहले पूछा क्योंकि जो पार्ट फर्स्ट हमारा हुआ था तो वहां पर ये स्किप हो गया था, मतलब ऊपर चली गई थी पीपीटी, तो इनके बारे में पता नहीं चल पाया। आपको सिंपल सा एक बात ध्यान रखनी है, आर के अग्निहोत्री जी का जब भी नाम आ जाएगा तो समझ लेना ये आपके क्या थे, ये थे आपके भाषाविद थे आपके। ठीक है, क्या थे, भाषाविद थे। और ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में यानी कि ड्यू के अंदर आपके प्रोफेसर भी थे। क्या थे, प्रोफेसर भी थे। अब इन्होंने जितना भी महत्वपूर्ण अपना काम करे या जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें बताई उसमें इन्होंने ये बताया कि जो आपका मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, क्या होता है, जो आपका मल्टीलिंगुअलिज्म होता है यानी कि जो आपका बहुभाषावाद होता है, तो बहुभाषावाद को इन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण माना। क्या माना, बड़ा ही इन्होंने बहुभाषावाद को महत्वपूर्ण माना। अब इन्होंने क्या माना, सभी ने इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग थोड़ी है, तो सभी ने क्या माना हुआ है, इसको इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण इसको माना, जिसके बारे में मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन करा था। क्यों क्यों जो आपका मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, बहुभाषावाद होता है, क्यों इतना जरूरी होता है देश के लिए भी, बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर बताई हुई है। बस आपको ये ध्यान रखना है, मान लीजिए अगर कोई पर्सनैलिटी आपसे पूछ ली जाए, जैसे कि मान लीजिए आपके एग्जाम में देखने को मिल जाती है, तो आर के अग्निहोत्री का नाम आ जाए तो समझ जाना कि आपके मल्टीलिंगुअलिज्म से आपके जुड़े हुए, जिन्होंने बहुभाषिकता के ऊपर पूरा जोर दिया, पूरा काम दिया, इसको बढ़ाने के लिए आगे बात कही, और जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, जहां तक मेरी नॉलेज है एचओडी भी रह चुके थे आपके, जो ये वहां पर था भाषा से संबंधित जो इनका डिपार्टमेंट था। ठीक, तो यहां पर मैंने इनके बारे में आपको बताया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की, जिनके बारे में एक एक करके हम यहां से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा और भारतीय संविधान की बात करते हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया था कि 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का जिक्र दे। ठीक है, वो सभी 22 भाषा आपको बता दी, उसमें से क्लासिकल लैंग्वेज आपको बता दी। अब देखें यहां पर क्या दिया हुआ है कि भाषा के बारे में संविधान के भाग 17 में वर्णन किया हुआ है। जो भाग 17 है, पार्ट 17 है, उसके अंदर भाषा से संबंधित चीजें बताई हुई है। ठीक है, भाग 17 के अंदर बेसिकली जो आपके आर्टिकल की बात करूं 343 से आपके 343 से आपके 351 तक इनका यहाँ पर जिक्र दिया हुआ है, जो आपके भाषा से संबंधित है। जितनी भी बातें आपके यहाँ पर भाषा से संबंधित यहाँ पर कही हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 343 की, तो इसमें लिखा हुआ है कि देवनागरी लिपि में लिखी जो आपकी हिंदी होती है, जो आपकी हिंदी होती है वो है भारत की राजभाषा। क्या है, हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो हिंदी को कभी आपको क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं मानना। क्या नहीं मानना, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मानना। हिंदी हमारी होती है राजभाषा, जिसके मैंने बारे में आपको पहले ही बताया था पार्ट फर्स्ट के अंदर कि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात हो रही थी तो एक तरीके की भाषा की क्रांति हुई। और ये जो भाषा की क्रांति हुई ये हुई साउथ के जो स्टेट थे, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे हिंदी को। ठीक है, हम क्यों माने, जब हमारे पास ऑलरेडी हमारी भाषाएं है तो हम उसको मानेंगे ना, तो आप हिंदी को नहीं थोप सकते हमारे ऊपर। उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ, बहुत से लोगों ने वहां पर अपनी जान दी, तो फिर इस डिसीजन को वहीं पर रोक दिया गया था, ये कानून नहीं बन पाया था। तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी हिंदी राजभाषा होती है। उसके साथ में अगर मैं इंग्लिश की बात करूं कि इंग्लिश को क्या दर्जा मिला है, ठीक है, उसके साथ में आपको पता ही है कि जो हिंदी होती है साथ में आपकी कार्यालय भाषा भी होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो ये आपकी इंग्लिश होती है आपकी शहर राज्य भाषा होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी इंग्लिश शहर राज्य भाषा होती है। इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में कभी कभी जैसे सीटेट वगैरह के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, बाई चांस इसके अंदर भी पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए। आगे है अनुच्छेद 345। अब देखिए 345 क्या कहता है, 345 कहता है कि जो पर्टिकुलर जो स्टेट है, जितने भी हमारे यहाँ पर स्टेट है, अगर मैं करंट में आपके बताऊं तो 28 राज्य है और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो आपके 28 ये राज्य है, 8 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है,
तो उनको अपने यहाँ पर कोई ना कोई राजभाषा अपनी जरूर रखनी है। क्या रखनी है? उनको कोई भी अपने यहाँ पर राजभाषा जरूर रखनी है, या फिर हिंदी को यहाँ पर दर्जा देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजभाषा की बात यहाँ पर कही है, ठीक है। या तो अपनी भाषा रखिए या फिर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दीजिए। ये बात आपका आर्टिकल 343 में, और सॉरी 345 में कही हुई है। अब देखो, आप लोगों ने एक देखा होगा जो नॉर्थ इंडिया पड़ता है, जैसे आप लोग दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये सब मतलब ये जितने भी स्टेट है, उसमें जो आपकी राजभाषा है वो आपकी राजभाषा हिंदी है। जैसे यूपी हो गया, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ऐसे राज्यों की जो राजभाषा रहेगी वो घोषित हो गई आपकी हिंदी, यहाँ पर राजभाषा घोषित हो गई, ठीक है। ये बात समझ गए। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में पंजाबी है, महाराष्ट्र में बात करें तो मराठी है, गुजरात में बात करें तो दो है आपकी, क्यों उनको ने, एक आपकी हिंदी है और एक आपकी गुजराती है। तो यहाँ पर भाषा को इन स्टेट के अंदर राजभाषाओं के दर्जा यहाँ पर इनको मिला हुआ है, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं भाई आपका और कौन कौन से स्टेट है। अगर बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल, तो देखिए इसमें तमिलनाडु की राजभाषा तमिल, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, कर्नाटक की कन्नड़, केरल की मलयालम, उड़ीसा की उड़िया, असम की असमिया और पश्चिम बंगाल की आपकी बांग्ला को राजभाषा यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम ने नेपाली, लेप्चा, लिम्बू और भूटिया, इनको अपनी राजभाषा यहाँ पर घोषित किया गया है। अगर बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड ने इंग्लिश को अपनी राजभाषा यहाँ पर बनाया हुआ है नागालैंड के अंदर, ठीक है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की और मेघालय की, इन्होंने किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा नहीं बनाया। बस कह दिया कि भाई मान लीजिए कोई ऑफिशियल काम होता है तो वहां पर हम लोग इंग्लिश को प्रेफरेंस वहां पर दे देंगे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट है, जो पर्टिकुलर आपके 7 स्टेट होते हैं, तो 7 स्टेट के अंदर इस प्रकार से वहां पर उन्होंने अपनी राजभाषाएं बनाई हुई है। किसी ने नहीं बनाए हुए तो ऑफिशियल काम आपका इस प्रकार से वहां पर चल रहा है, ठीक है। अगर बात करें आपका केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, यूटी की बात करें, तो यूटी के अंदर जैसे इसमें दे दिया चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और आपका दादर नगर हवेली दे दिया, तो इस पर वो आपकी राजभाषाओं की नीति लागू होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लागू होती है, ठीक है। तो वहां पर राजभाषा हिंदी दी हुई है, तो ये इसी चीज को यहाँ पर लागू करेंगे। जैसे अभी आपकी वैकेंसी निकली थी चंडीगढ़ पीआरटी की निकली थी, तो वहां पर बच्चे पूछ रहे थे कि भाई वहां पर सिलेबस के अंदर पंजाबी वहां पर दे दी, तो पंजाबी आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आपके सिलेबस में दी हुई है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पूछ रहे थे कि हमारी कास्ट क्या रहेगी, जाति क्या रहेगी, तो कास्ट की पर्टिकुलर उनकी वेबसाइट के ऊपर वो डालते हैं कि ये मतलब कास्ट है, ये आपकी इस कैटेगरी के अंदर आ रही है, तो वहां पर उस चीज को डालते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नॉर्म्स को भी यहाँ पर डालता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो यूटी के जो आपके मैंने राज्य बताए, ये भी अपनी जो भाषा मैं आपको बता रहा हूँ वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी पांडिचेरी है पांडिचेरी पहला नाम था, अब इसका नाम क्या है, पुडुचेरी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम आपका पुडुचेरी है, ठीक है। क्या नाम है आपका? पुडुचेरी। तो पुडुचेरी का बेसिकली इसकी जो राजभाषा तमिल, और पुडुचेरी को तमिल भाषा में कहा जाता है नया गांव, यही कहा जाता है ना, जरा बताना आप लोग कि नया गांव कहा जाता है या नए गांव कहा जाता है, कुछ और इसका नाम है तमिल भाषा में। पुडुचेरी का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो 2006 की ये बात है, कब की बात है? 2006 की बात है, तो जब इसके ऊपर ये प्रस्ताव पास हुआ और जो इसका ये नया नाम फिर आपका पुडुचेरी यहाँ पर रख दिया गया, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए। अगला लिखा हुआ है आपका अनुच्छेद 351। अब देखिए आपके सिलेबस के अंदर आपके अनुच्छेद आने हैं, उनके ऊपर पर्टिकुलर मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। जितने भी आपके अनुच्छेद है खासकर आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनके ऊपर मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं। अब आपका अनुच्छेद 351 दे दिया, तो मैंने आपको क्या बताया, 351 तक आपके 343 से 351 तक भाषाओं के बारे में ही चीजें दी हुई है। जैसे आर्टिकल 345 हो गया। 351 कहता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार व विकास की बातें इसमें कही हुई है कि हिंदी का किस प्रकार से प्रचार किया जाए, किस प्रकार से हिंदी को डेवलप किया जाए, किस प्रकार से हिंदी को ज्यादा बच्चों के अंदर अवसर देने को यहाँ पर प्रेरित किया जाए, किस प्रकार से हिंदी को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है हमारे देश के लोग खुद ही हिंदी को बोलना पसंद नहीं करते, अगर थोड़ी सी कुछ 2-4 लाइन इंग्लिश में बोल देता है उसको तो वाह। तो इंग्लिश से हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और हिंदी से भगते जाते हैं। जैसे आप लोग दूसरी कंट्री के अंदर जाओगे, खासकर चाइना के अंदर जाओगे, वह चाइनीज के ऊपर पूरा प्रेशर देता है कि यही भाषा बोलिए, मंदारिन के ऊपर पूरा फोकस देता है अगर वहां पर वो उनकी भाषा रहती है तो।
वहां पर इस तरीके का मतलब इमिटेशन नहीं चलता जो हमारे देश के कॉपी करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को या उनकी भाषा को ही कॉपी कर लेते हैं। ये चीज वहां पर चलन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, एक हमारा जानने वाला था, तो वो गले के अंदर जो है जो ईसाई धर्म से रिलेटेड जो रहता लॉकेट पहनता था। तो अब उसने जो लॉकेट पहना, ठीक है, कुछ भी पहन सकता है, सभी की अपनी आजादी है, लॉकेट भी पहन सकते हैं, आप हिंदू धर्म से संबंधित चीजें पहन सकते हैं, इस्लाम से संबंधित चीजें पहन सकते हैं, उसमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई किसी को नहीं कर सकता, किसी के ऊपर हमारे देश के अंदर यहाँ पर पाबंदी रखी हुई है। अब उससे पूछ लिया कि भाई जो लॉकेट पहना हुआ है आपने, पवित्र लॉकेट पहना हुआ है, तो मतलब क्या रीजन है? कह रहा बस ऐसी भाई मजे में, टसन में। तो मतलब उनको नॉलेज नहीं, ना उस रिलीजन से नॉलेज, ना उस रिलीजन से जुड़ी चीजों के बारे में नॉलेज, ना रिलीजन के कल्चर के बारे में नॉलेज, बस उसको पहन लिया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हम लोग इमिटेट करते हैं वेस्टर्न कल्चर का, वो किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार से रहन सहन करते हैं, उस चीज का यहाँ पर हम लोग इमिटेशन करते हैं। बट पहले आपको सभी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वरना तो आप लोग, हर कोई आजाद है हमारे देश के अंदर कुछ भी करने के लिए, ठीक है। अगली बात दी हुई है यहाँ पर आपके शेड्यूल लैंग्वेज की बात यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब देखिए शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका था कि जो आपकी इसके अंदर 22 भाषाएं, ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं, तो किस प्रकार से वो आपकी 22 भाषाएं जुड़ी, लास्ट में कौन कौन सी जुड़ी थी उनके बारे में बताया हुआ। आई थिंक एक क्लास में पिछले स्टूडेंट ने कहा था, तो मैंने कहा था पार्ट सेकंड के अंदर वो आपका सेक्शन आएगा, ठीक है। अब देखिए पहले आपकी 14 भाषाएं थी, ये मैं आपको बता चुका हूं कि पहले आपकी 14 थी, करंट में आपकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, जो पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको सारी बता दी। अब यहां पर देखिए, आप लोगों को देखना है कि पहला जो संशोधन हुआ, पहले 14 भाषाएं थी, 14 भाषा के बाद जो इसमें संशोधन हुआ, 21वां संशोधन अधिनियम 1961 में हुआ, जिसमें आपकी सिंधी भाषा को इसमें जोड़ दिया। उसके बाद फिर एक और आपका संशोधन हुआ, वो हुआ आपका 71 संविधान संशोधन अधिनियम 92 के अंदर हुआ। इसमें आपकी कोंकणी को, मणिपुरी को और आपकी नेपाली को इसमें जोड़ दिया गया, जो आपकी 22 भाषाएं है इस प्रकार से जुड़ी। ये संशोधन इनके अंदर हुए थे आपके, ठीक है। फिर आपका हुआ 92 संविधान संशोधन आपका 2003 के अंदर, इसमें आपकी जो है बोडो, संताली, मैथिली और जो आपकी डोगरी भाषा है उसको यहाँ पर जोड़ा गया, ठीक है। तो इन भाषाओं को यहाँ पर जोड़ने की यहाँ पर बात की हुई है। डोगरी भाषा मैं समझता था थोड़ी बहुत समझने की, क्योंकि वहां पर मैं कुछ समय रहा हुआ हूँ, ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी आती थी और मतलब थोड़ी समझ पाता था। तो इस प्रकार से इन संशोधन के बाद आपकी जो पहले 14 भाषाएं थी वो धीरे धीरे करके जब जुड़ती गई, तो आपकी टोटल अब आपकी 22 भाषाएं है, जो आपकी 8वीं अनुसूची के अंदर दी हुई है, और पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको वो चीजें बताई हुई है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं भाई फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, प्रथम भाषा अर्जन की बात करते हो, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको एक एक करके यहाँ पर चीजें बता देता हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा था, अगर जब आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको पार्ट फर्स्ट भी कराया था, कि यहाँ पर आपको जो सीटेट का आपका बेस बना हुआ है ना, वो यहाँ पर आपको काम आने वाला है इस लैंग्वेज पैडागोजी के अंदर। वही तो जो आप लोगों ने सीटेट पढ़ी, वही उसी पैडागोजी को तो आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ लेते हो और थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें यहाँ पर पढ़ लेते हो। जो आपका ये पैडागोजी का सेक्शन है, जो हमारे 5 सब्जेक्ट की पैडागोजी में आपको कराऊंगा। अब बात कर लेते हैं भाई आपके भाषा अर्जन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं आपके भाषा अर्जन की बात करते हैं, ठीक है। और एक बात करते हैं आपके भाषा अधिगम की बात करते हैं, एक बात करते हैं आपके भाषा अधिगम की बात करते हैं, ठीक है। भाषा अर्जन को अगर हम कहें तो आपको पता ही है क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं आपका लैंग्वेज एक्विजिशन। इसको क्या कहते हैं? आपका लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर इसकी बात करें तो ये होता है आपका लैंग्वेज लर्निंग, इसको यहां पर कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग समझिए, आपको चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके भाषा अर्जन की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए भाषा अर्जन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी भाषा को एक प्राकृतिक रूप से सीखते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? एक प्राकृतिक रूप से। कैसे? उसको प्राकृतिक रूप से या फिर एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं। कैसे? एक आपके नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस से जो सीखना होता है तो वो होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। जैसे जैसे हमारी जो मातृभाषा होती है, ठीक है, जैसे क्या होती है, जैसे जो हमारी होती है मातृभाषा होती है, इसको हमने अपने आप ही सीख लिया,
इसको कैसे सीखा? हमने अपने आप सीख लिया, ठीक है। यानी जो हमारी मदर टंग है, क्या है? जो हमारी मदर टंग है, इसको हमने अपने आप ही सीख लिया, एक प्राकृतिक रूप से सीख लिया। जैसे नोम चोम्स्की ने कहा ना कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो वही बात इसके अंदर यहाँ पर कही जा रही है। हमने इसको अपने आप ही सीख लिया। और सीखने का बेस क्या था? इसमें सीखने का बेस था आपका अनुकरण। कैसे सीखा? अनुकरण के माध्यम से, यानी कि इमिटेशन के माध्यम से हमने इस भाषा को यहाँ पर सीख लिया। जो भाषा हमारे घर के अंदर बोली जाती थी, उसी को हम लोग इमिटेट करके यहाँ पर सीख गए। इस भाषा के अंदर क्या आपको दिक्कत आई सीखने के लिए? जैसे मेरी मातृभाषा है, अगर मैं बात करूं मातृभाषा की, तो जैसे मैं अपनी मातृभाषा बताऊं, ठीक है, मैं अपनी मदर टंग बताऊं, तो वो है यहाँ पर हिंदी। फॉर एग्जाम्पल वो है यहाँ पर हिंदी। तो क्या हिंदी सीखने के लिए मुझे एफर्ट करना पड़ा? कुछ भी नहीं करना पड़ा, अपने आप ही मैं सीख गया। आप लोग भी ऐसे अपने आप सीख गए होंगे, जिसकी जो भी यहाँ पर मातृभाषा होगी, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर आपको किसी भी प्रकार के साधनों की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, या कह सकते हो संसाधनों की इसके अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें संसाधनों यानी कि जो आपके रिसोर्स रहते हैं, इनकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इनकी जरूरत बेसिकली नहीं होती है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर, ठीक है। बिना संसाधन के हम लोग इसको अपने आप ही सीख लेते हैं, यूं ही प्राकृतिक रूप से, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब अपने आप इसको हमने सीख लिया तो हमको ये कोई मुश्किल नहीं लगी, कोई कठिन नहीं लगी। ये कैसे होती है? ये होती है आपकी सहज होती है, सहज होती है, स्वाभाविक होती है और सरल होती है, ठीक है। सहज, स्वाभाविक और आपकी सरल होती है, ठीक है। जो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, इसमें ज्यादा हम लोगों को एफर्ट करने नहीं पड़ते इस वाली भाषा के अंदर। तो आप लोग समझ गए कि जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन है, भाषा अर्जन है, तो जिसमें हम किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखते हैं, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भाषा अधिगम की, बात करते हैं, जब किसी भाषा को सीखने के लिए रिसोर्स की, यानी कि आपके संसाधनों की जरूरत पड़े, रिसोर्स की यानी कि आपके किसकी जरूरत पड़े? संसाधनों की आपके जरूरत पड़े, तो आपकी क्या हो जाएगी? लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमें कोई भाषा सीखनी है, खासकर आपकी जो सेकंड लैंग्वेज होती है, कौन सी लैंग्वेज होती है? अगर मैं बात करूं आपकी जो सेकंड लैंग्वेज होती है, तो सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए, सेकंड लैंग्वेज कुछ भी मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड लैंग्वेज मैंने मान ली, क्या मानता था सीटेट के अंदर? मैं इंग्लिश मानता था या संस्कृत मानता था? इंग्लिश को ज्यादा मानता था, तो इंग्लिश को ही मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे जरूरत पड़ेगी संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। और संसाधनों के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? संसाधनों के अंदर आ जाता है आपका टीचर आ जाता है, संसाधनों के अंदर आपका टीचर आ जाता है, रूल पते होने चाहिए आपको, बुक की आपको यहाँ पर जरूरत होती है, इस प्रकार के मतलब और भी आपको संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, तभी आप लोग सेकंड लैंग्वेज को यहाँ पर सीख जाते हो, ठीक। तो ये आप लोग समझ गए कि जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। तो आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस करी होगी, सेकंड लैंग्वेज के अंदर पहली भाषा को तो हम लोग अपने आप ही सीख गए, कोई दिक्कत नहीं पड़ी, कोई परेशानी नहीं पड़ी हमें किसी भी प्रकार की। लेकिन हमको सेकंड लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, या आपकी यहाँ पर संस्कृत सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, पुर्तगाली सीखनी है, रशियन सीखनी है, किसी प्रकार की आपकी लैंग्वेज सीखनी है, तो ये आपकी जटिल होती है। ये कैसी होती है? ये वाली भाषा आपकी कैसी रहती है? जटिल होती है, यानी कि ये आपकी रहती है कॉम्प्लेक्स रहती है। क्या रहती है? कॉम्प्लेक्स रहती है, यानी कि ये होती है आपकी कठिन होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी लैंग्वेज लर्निंग होती है, इसमें सीखने के लिए हमको ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? इसमें सीखने के लिए हमको ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, हमको ज्यादा प्रयास यहाँ पर करना पड़ता है इस वाली भाषा को सीखने के लिए। तो ये जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन है, लैंग्वेज लर्निंग है, आई होप आप लोगों की सीटेट की यादें ताजा हो गई होगी, जो आप लोगों ने इन दोनों प्रोसेस के बारे में यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, जिसको आप लोग समझ गए होंगे। एक को हम अपने आप ही सीख गए और दूसरों को सीखने के लिए हमें एफर्ट लगाने पड़े, संसाधनों की यहाँ पर जरूरत पड़ी, ठीक है। अब यही बात इसके अंदर ये सब कह रहा है भाई साहब, बस इसके अंदर ये देख लीजिए कि इसमें दिया हुआ है कि जो आपका क्रिटिकल पीरियड है, क्या है? क्रिटिकल पीरियड है भाषा सीखने का। जो आपका क्रिटिकल पीरियड है वो है आपका 2 साल से लेकर 14 साल के करीब तक, यहाँ पर इसको माना हुआ है, क्योंकि 14 साल तक के बच्चे ने अगर भाषा सीख ली तो सीख ली, उसके बाद उसको सीखने में एफर्ट करने पड़ते हैं,
वरना शुरुआत में तो किसी भी भाषा को एक्वायर कर लेता है, जो भी भाषा रहेगी उसकी मातृभाषा भी रहेगी उसको बच्चा एक्वायर कर लेता है, लेकिन 14 साल के बाद उसको यहाँ पर एफर्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग समझिए यहाँ पर। अब बात करते हैं भाई, आपके आगे बात करते हैं। अब भाषा अर्जन के लिए देखिए यहाँ पर एक बात कही हुई है कि भाषा अर्जन के लिए एक समृद्ध परिवेश होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। और समृद्ध भाषिक परिवेश के अंदर कैसा होना चाहिए? मान लीजिए बच्चा क्लासरूम के अंदर है, बच्चा मान लीजिए क्लासरूम के अंदर है, तो क्लासरूम के अंदर क्या होना चाहिए? क्लासरूम के ऊपर आपके जो चार्ट होते हैं, चार्ट आपकी क्लास में होनी चाहिए। अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास में क्या होनी चाहिए? क्लास में होनी चाहिए आपके चार्ट, क्लास में होनी चाहिए। क्लास में आपके कुछ इस प्रकार की टेलम होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप बच्चों को वो भाषा सिखा सको। उसके अलावा जो आप आसपास के आपके वातावरण में जो चीजें रहती है, जहां पर आपकी भाषा बिखरी रहती है, वो चीज आपको देखनी है। अब देखिए वातावरण के अंदर क्या क्या चीजें रहती है, जरा उसके बारे में नजर डालते हैं। क्या आप लोगों ने कभी देखा हुआ है कि जो आप लोग गाड़ी के अंदर जाते हो तो गाड़ी हो, चाहे ऑटो हो, चाहे ट्रक हो, चाहे आपका ऑटो हो, तो उनके पीछे लाइनें लिखी होती है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, देखता क्या है आगे निकल। या फिर लिख देते हैं कि जाट बोय, गुज्जर बोय, ठाकुर बोय, पंडित बोय, ये इस तरीके से बोय बोय लिख देते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा, पहले तो मैं यही लिख देता हूं कि जो आपके ये जो व्हीकल होते हैं, जो आपके व्हीकल होते हैं, इस पर आपके कुछ ना कुछ भाषाएं लिखी रहती है। ठीक है, ट्रकों पर लिखा रहता है। अब जैसे मैंने बताया बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो बच्चा इनको भी देखता है, इनको भी समझता है क्या चीज लिखी हुई है, फिर इनको इमिटेट भी करता है बच्चा, इनसे भी सीखता है। आप लोगों ने कभी नेताओं की देखी हुई है ना, आप लोगों ने जो नेता लोग रहते हैं, तो नेताओं के आप लोगों ने पोस्टर वगैरह देखे हुए, क्या देखे हुए? आप लोगों ने पोस्टर वगैरह नेताओं के देखे हुए, जिसमें वो कहते हैं फोटो ऐसे बनी होती है उसकी, इस तरीके से हाथ यूं रखते हैं, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता यूं हाथ क्यों रखते हैं। ठीक है, जबकि उसके बाद उन लोगों को हमारे हाथ तोड़ने होते हैं, फिर भी हाथ रखते हैं। तो कितनी बड़ी बात है देखो नेताओं के अंदर। इसलिए कहा जाता है नेताओं के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कूट कूट के भरी रहती है। मतलब इतना बढ़िया तरीके से दूसरे को अपनी बातों के अंदर फंसाते हैं, भाषा के ऊपर ही लड़वा देंगे। और तो दूर दूर की बात है, भाषा के ऊपर लड़वा देंगे, और ऑलरेडी लड़वाया भी हुआ है आपका। ठीक है, तो नेता की फोटो के नीचे लिखा रहता है ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू, मेहनती और पता नहीं कर्मठ, कर्मठ, हाँ कर्मठ को तो भूलिया, ऐसे वर्ड वहां पर लिखे रहते हैं जो नेताओं के लिए लिखे रहते हैं। तो बच्चा उनको भी पढ़ता है, जो आपके इस प्रकार के जो पोस्टर रहते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार के आपके पोस्टर रहते हैं, जो आपके पोस्टर रहते हैं, या फिर किसी प्रकार की आपकी होर्डिंग लगी होती है, इनके माध्यम से बच्चा सीखता है। कोचिंग वालों की होर्डिंग लगी रहती है कि अगर मेरे यहाँ पर 1 महीने में पेपर पास नहीं करा तो मुझे फांसी पर लटका देना, चौराहे पर लटका देना। हमारे यहाँ 100% रिजल्ट जाता है, सभी बच्चे हमारे यहाँ पास होते हैं। ढूंढ कर दिखाओ कहीं पर अगर एक बच्चा भी हमारे यहाँ का पास नहीं हुआ, ऐसी ऐसी लाइन लिखवा देते हैं। ठीक है, तो वे अट्रैक्ट करने के लिए लिखवाते हैं, तो बच्चा उनको भी यहाँ पर पढ़ता है। तो ये इसके अंदर आपका हो जाएगा। उसके अलावा वातावरण के अंदर आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो जाएगा कि क्लासरूम के अंदर किस प्रकार से होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा चार्ट होनी चाहिए, टेलम होनी चाहिए, या कुछ इस प्रकार से आपकी बुक्स वगैरह आपकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। उसके बाद बच्चे का जो होता है, उसका परिवार होता है, उसकी फैमिली होती है। उसकी फैमिली में अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसकी फैमिली वाले अच्छी प्रकार से उसको सपोर्ट करेंगे, तो बच्चा भाषा सीखेगा। कि भी मतलब अगर बच्चे ने गलत शब्द बोल दिया, नहीं बेटा इसको ऐसे सही बोला जाता है, या आप गलत मतलब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो उसकी। ठीक है, या फिर बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो फैमिली वाले और किसी दूसरे माध्यम से कहीं उसको घुमाने ले जाएंगे, वहां बच्चा इंटरेक्ट करके उस भाषा को सीखेगा। तो इस प्रकार का उसको भाषा से समृद्ध परिवेश मिलना चाहिए, जिससे कि बच्चा भाषा को जल्दी से एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है। ये वाली बात इसमें कही है कि देखभाल करने वाले वयस्क यानी पेरेंट्स द्वारा बच्चों को उनसे बात किए जाना, बात जरूर करनी चाहिए। ठीक है, कुछ पेरेंट्स बात ही नहीं करते हैं, बच्चा फिर वो हीन भावना का शिकार हो जाता है, वो ओटीज जैसे लक्षण देखने को मिल जाते हैं, गुमसुम रहता है, किसी से बात नहीं करता, कम्युनिकेट करने में उसको दिक्कत आती है। ठीक है, बच्चों के आसपास वयस्कों की आपसी बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत भी अच्छी होनी चाहिए। ये वाली नहीं होनी चाहिए, और उसने मेरे पैसे नहीं दिए उसे तो कल गाड़ दूंगा, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छी बातचीत यहाँ पर होनी चाहिए। मान लीजिए कहीं पर लड़ाई हो रही है, गाली गलौज हो रहे हैं, तो वहां पर अपने बच्चों को वहां पर भेजोगे? नहीं भेजोगे, घर के अंदर कुंडी लगा लोगे। ठीक है, तो ऐसी बातचीत में, ऐसे माहौल में नहीं लेके जाना, वो आपका समृद्ध भाषा परिवेश नहीं होगा, भाषा परिवेश आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उन्हें किताबें पढ़कर सुनाना, किताबें सुनाओ, गीत गाकर उनको सुनाओ, दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करवाओ, संगीत सुनाओ, टीवी दिखाओ, ये सब चीज आप लोग करवाइए, जिससे बच्चे की भाषा का विकास यहाँ पर देखने को मिल सके। ठीक, ये बात मैंने आपको बता दी कि ऐसा भाषा समृद्ध परिवेश उसको बच्चों के लिए यहाँ पर होना चाहिए। द्वितीय भाषा अर्जन मैंने आपको बता दी, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन।
यहाँ पर बात हो रही है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो रही है। देखिए, एक तो मैंने अब आपको बताया भाषा अर्जन के बारे में, एक बताया भाषा अधिगम के बारे में। यह बात हो रही है आपके सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। सेकंड लैंग्वेज जो आपका कंसेप्ट है ये वाला, ये दिया था आपके स्टीफन क्रेसन ने। किसने दिया था आपके? ये दिया था आपके स्टीफन क्रेसन ने। तो देखो, जो आपके नोम चोम्स्की है या जो आपके स्टीफन क्रेसन है या जैसे आपके जिम क्यूमिन्स हो गए, जो आप लोग पढ़ते हो ना BICS वगैरह, CLP पढ़ते हो, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल पढ़ते हो, तो इनके ऊपर मैं एक वीडियो डलवा दूंगा कोर्स के अंदर, उसके अंदर देख लेना। मैंने तीनों मनोवैज्ञानिक को वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि लैंग्वेज पेडागोजी की बात है, कोई ना कोई भाषाविद शायद आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। सबसे ज्यादा फेमस आपके यही है, नोम चोम्स्की हो गए, स्टीफन क्रेसन हो गए, या फिर आप लोगों से जीन प्याजे, या जो आपके वाइगोस्की है, या जो आपके BF स्किनर है, इनसे रिलेटेबल जो थॉट थे इनके भाषा पर, वो आपसे पूछ ले जाते हैं। इसकी मैं क्या काम करूंगा, वीडियो आप लोगों को पूरी वो अपने कोर्स के अंदर उसको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आपके आगे बात करते हैं, मेथड्स की बात करते हैं। जो लैंग्वेज टीचिंग के अंदर आपके मेथड्स होने चाहिए, वो किस प्रकार के यहाँ पर मेथड यहाँ पर होने चाहिए, तो चलिए उनके बारे में एक एक करके यहाँ पर बात कर लेते हैं। मेथड के ऊपर यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहले अगर मेथड सामने आपको दिया हुआ है, मेथड की अगर हम बात करें तो पहला मेथड आपको दिया हुआ है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि। क्या दिया हुआ है आपके सामने? व्याकरण अनुवाद विधि। क्या दिया हुआ है आपके सामने? व्याकरण अनुवाद विधि। अब देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर क्या होता है? व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर बेसिकली हमको दूसरी भाषा का व्याकरण पहले सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है? दूसरी भाषा का व्याकरण पहले इसको सीखना पड़ता है। थोड़ा सा मैं इसको आपको एक दूसरे पेज पर समझाता हूं, ठीक है। व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में देखो, यहां पर बता देता हूं, जगह खाली है। अगर बात करें आपके व्याकरण अनुवाद विधि की बात करें, ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि की बात करें। अब देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है, दूसरी भाषा का ग्रामर पहले सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? जिसमें सेकंड लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, दूसरी भाषा जो होती है, तो दूसरी भाषा का ग्रामर पहले सीखा जाता है। इसके अंदर क्या सीखा जाता है? दूसरी भाषा का ग्रामर पहले यहां पर सीखा या सिखाया जाता है, ठीक है। ये पहले सीखा या सिखाया जाता है। मान लीजिए दूसरी भाषा की बात करें, मुझको कोई दूसरी भाषा सीखनी है, मुझको मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंग्लिश ही मुझको सीखनी है। क्या सीखनी है? मान लीजिए मुझको इंग्लिश सीखनी है, सेकंड लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है। तो इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को सिखाने के लिए सबसे पहले इंग्लिश के अपने व्याकरण के बारे में बताया जाता है कि भाई इंग्लिश है, इसका ये व्याकरण है, इसको समझिए, और उसको समझने के बाद फिर आप लोग इंग्लिश को सीख पाओगे, अपना बोल पाओगे इंग्लिश को, ठीक है। ये बात इसके अंदर कही जाती है। सबसे मेन दिक्कत इस वाली विधि की बात ये होती है, जो आपकी व्याकरण अनुवाद विधि होती है, इसकी अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूं, तो इसके अंदर आपका जो नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट आपको ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर आपका बोलने पर फोकस नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? इसके अंदर आपका बोलने के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। अब जब बोलेंगे नहीं आ तो बात कैसे होगी, ठीक है। तो बोलने के ऊपर इस पर फोकस नहीं किया जाता, सुनने और पढ़ने पर किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है कि सुनो और पढ़ो, तो क्या किया जाता है? सुनने और पढ़ने पर यहां पर फोकस किया जाता है, जो आपकी व्याकरण अनुवाद विधि में है। यार सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, बट बोलेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी? बोलना जरूरी है ना वहां पर आपको, ठीक है। तो ये काम इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है, इसलिए इसको कभी कभी कहा जाता है प्राचीन विधि भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्राचीन विधि भी कहा जाता है, पुराना मेथड आपका, ठीक है। प्राचीन विधि के नाम से भी इसको कहा जाता है, जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, यानी कि आपकी व्याकरण अनुवाद विधि है, जो मैंने आपको बताई। अब इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है कि जो इसमें बच्चे की जो मदर टंग होती है, क्या होती है? इसमें जो आपकी बच्चे की जो मदर टंग होती है, इसको आप लोग पॉजिटिव में ले सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग पॉजिटिव में ले सकते हो कि इसमें जो बच्चे की जो मदर टंग होती है, जो बच्चे की मातृभाषा होती है, उसका सहारा लिया जाता है। किसका? जो बच्चे की यहाँ पर मातृभाषा है, मदर टंग है, ठीक है, बच्चों की जो मातृभाषा है, उसका यहाँ पर सहारा यहाँ पर लिया जाता है। उसकी हेल्प से यहाँ पर दूसरी भाषा को समझा जाता है। जैसे दिया हुआ है ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, व्याकरण अनुवाद विधि। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए बच्चा सीखने गया दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश, तो जैसे उसके सामने इंग्लिश में कुछ वर्ड बोला कि ही इज अ गुड बॉय,
तो ही इज अ गुड बॉय को पहले बच्चा अपने माइंड के अंदर भी देखो, सबसे बड़ी बात जो है, बच्चा जो अपने माइंड के अंदर सोचता है ना, बच्चा जो अपने माइंड के अंदर सोचता है ना, तो वो भी अपनी मदर टंग में सोचता है। और जो हमारा ये बाया हिस्सा होता है ना, ये वाला ठीक है, दाया इधर है बाया इधर है, तो ये बाया वाला जो हिस्सा रहता है ना, यहाँ पर आपके भाषा से संबंधित सारा प्रोसेस चलता है। क्या होता है, जैसे मैं अगर इसको लिख दूं यहाँ पर, बाया जो हिस्सा होता है, ठीक है, कलर चेंज कर दो एक सेकेंड, तो यहां पर जो आपका बाया हिस्सा होता है, तो यहीं पर आपके भाषा से संबंधित प्रोसेस चलता है। ठीक है, जो आपका ये बाया हिस्सा होता है माइंड का, इसी में चलता है आपका भाषा से संबंधित प्रोसेस चलता है। किससे चलता है, भाषा से संबंधित जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, सुनते हैं, फिर उसके बाद अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, तो ज्यादातर हमारा इस वाले हिस्से के अंदर आपको देखने मिलता है। अगर इस वाले हिस्से के अंदर कोई कमी आ गई, कोई चोट लग गई, दुर्घटना हो गया, कुछ और आ गई, तो यहाँ पर हमको भाषा के अंदर भी दिक्कत देखने को यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए, जो बात मैंने आपको बताई कि इसमें आपकी मातृभाषा का भी सहारा लिया जाता है, यानी जो बच्चे की जो मदर टंग होती है उसका सहारा लिया जाता है। कि बच्चा पहले क्या काम करेगा, ही इज अ गुड बॉय, उसको पहले टीचर क्या काम करेगा, हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करेगा और कहेगा कि अब बताइए, इसका रिप्लाई दीजिए कि क्या है, वह एक अच्छा लड़का है, मतलब इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इस प्रकार से आपका। ठीक है, तो मदर टंग की यहाँ पर सहायता ली जाती है। ये बात आप लोग समझ गए इस वाली विधि के अंदर। अगली विधि कौन सी भाई, अगली विधि आपकी डायरेक्ट मेथड। अच्छा भाई, डायरेक्ट को भी अभी यही करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, यहां पर अगली विधि की बात हो रही है, आपके डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है, यानी कि आपके प्रत्यक्ष विधि की बात हो रही है। यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, किसकी बात हो रही है यहां पर आपके, यहां पर बात हो रही है आपके प्रत्यक्ष विधि की, यहां पर बात हो रही है, डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं मैंने आपको सीटेट में नहीं पढ़ा है, ये आपको सीटेट में मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छी खासी संख्या में। ठीक है, और वही हमारे काम आ रही है ये। ठीक है, ये कौन सा मेथड होता है, ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें किसी भी भाषा को जो सिखाया जाता है, इसमें किसी भी भाषा को सिखाया जाता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश यहां पर सीखनी थी, कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, सेकंड लैंग्वेज आपको यहां पर इंग्लिश सीखनी है। तो इंग्लिश सीखने के लिए यहां पर किसी भी प्रकार के और संसाधनों की जरूरत नहीं ली जाती कि उसका ग्रामर आनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से सीख लो, डायरेक्ट सीख लो। जहां पर भी लोग इंग्लिश बोलते हो, या जहां पर भी आपके परिचित में इंग्लिश वाले जो बोलते हो, उनसे दोस्ती कर लो, उनसे बातचीत करो, इंग्लिश में बात करो। ठीक है, तो आपको भाषा अपने आप आ जाएगी। जहां पर इंग्लिश वाली आबादी के लोग रहते हो, उनके साथ में रहना स्टार्ट कर दो, अपने आप ही आपको इंग्लिश वाली भाषा आ जाएगी। ठीक है, कोई कोर्स मत करो स्पोकन स्पोकन का, 2 से 3 महीने तक उनके साथ रहना शुरू कर दो। ठीक है, दोस्ती कर लो किसी अंग्रेज से, उससे पूछो फिर ओ टॉम हाउ आर यू, उधर से टॉम कुछ कहेगा। तो एक बात बताइए, क्या आपको यहाँ पर मदर टंग की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आपको जो मदर टंग की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी यहाँ पर आपको मदर टंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पर, मदर टंग यानी कि मातृभाषा की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए आप टॉम या टॉमिन से बात कर रहे हो, तो उनको खुद हमारी हिंदी नहीं आती, तो वहां पर कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, और वो यहाँ पर कोई भी भाषा बोल रहे तो हमको उनकी नहीं आती। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपकी जो मदर टंग होती है, तो मदर टंग की इसके अंदर आपकी कोई जरूरत नहीं रहती है। डायरेक्ट मेथड के अंदर मदर टंग का यहाँ पर यूज नहीं होता, किसी भी भाषा को बस डायरेक्ट सीधा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर इसमें सिखाया जाता है। ठीक, डायरेक्ट मेथड हो गया। अगला मेथड कौन सा भाई, आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब देखिए, अगर बात करें आपके ऑडियो लिंगुअल मेथड की, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर भी बेसिकली आपका यही रहता है कि सुनो और बोलो, इस वाले मेथड के अंदर। हालांकि अब ये मेथड एग्जाम में नहीं आते इतनी ज्यादा, ठीक है, नजर डाल लो कि यहाँ पर सुना जाता है और उसके साथ में बोला जाता है, आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है। बेसिकली सभी आपके कॉमन ही रिलेट करते हैं। जैसा आपका कम्युनिकेटिव मेथड है, यहाँ पर बच्चा कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट किससे करता है, तो यहाँ पर जो बच्चा होता है, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो कम्युनिकेट करता है दूसरे बच्चों से। किससे करता है, दूसरे बच्चों से यहाँ पर कम्युनिकेट करता है, दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करता है। बच्चा कम्युनिकेट करता है यहाँ पर टीचर से कम्युनिकेट करता है, यहाँ पर जो बच्चा टीचर से कम्युनिकेट करता है, और यहाँ पर बच्चा जो कम्युनिकेट करता है वो समाज की अन्य एजेंसियों के साथ यहाँ पर जो बच्चा होता है वो कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है, और फिर उस वाली भाषा को यहाँ पर सीख जाता है। अगली अगर मैं बात करूं आपका नेचुरल अप्रोच, देखिए नेचुरल अप्रोच के बारे में मैंने कहा मैं आपके कोर्स के अंदर एक वीडियो को यहाँ पर डलवाऊंगा,
उस वीडियो को आप लोग देख लेना। और उस वीडियो के अंदर आपके स्टीफन क्रेसिन, नोम चोम्स्की, जिम क्यूमिन्स, तीन तो आपके मतलब मिल जाएंगे जो आपके मेन आपके भाषाविद है। तो यहाँ पर आपको नेचुरल अप्रोच समझ में आ जाएगा कि आपका नेचुरल अप्रोच होता है जब हम किसी भाषा को मतलब एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं एक नेचुरली प्रोसेस के थ्रू, जब यहाँ पर इसको किया जाता है तो ये आपका नेचुरल अप्रोच के अंदर आ जाएगा, जिसमें आपको उस वाली क्लास के अंदर यहाँ पर समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो आपका पार्ट सेकंड था, जो ये आपका पार्ट सेकंड था, ये पार्ट सेकंड यहां पर आपका कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे आपके पार्ट थर्ड के अंदर, बात करेंगे जो आपका लास्ट होने वाला पार्ट थर्ड। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो भाषा के जो कौशल होते हैं। ठीक है, जो हमारे भाषा के कौशल होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और आपके एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आए हुए भाषा के कौशलों के बारे में, यानी कि लैंग्वेज स्किल के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही थी, इतनी आपको बतानी थी ताकि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है एक बार और रिवाइज हो जाए। तो इसको ज्यादा नहीं खींचना पड़ा, वरना ये क्लास आपकी 1.5 घंटे हो जाती तो उसमें बोरिंग हो जाता है, आप लोग बोर हो जाते। तो इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में आपके लिए बनवा दिया। फर्स्ट आपका हो गया कंप्लीट, सेकंड आज आपका हो गया, और पार्ट थर्ड आपका बचेगा जिसमें आपकी भाषा कौशल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, उसके बाद हमारी, एक सेकंड, ये तो यही है भाई। इसके बाद हमारी जो लैंग्वेज पेडागोजी है, क्या है हमारी जो लैंग्वेज पेडागोजी है, लैंग्वेज पेडागोजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज पेडागोजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सभी चीजें इसके बारे में यहां पर हो जाएगी जो अगली पार्ट थर्ड आएगी, और भाषाविद इसके अंदर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी सोशल साइंस है, मैथ है, और आपकी ईवीएस है। इन 4 सब्जेक्ट की फिर मैं आपके लिए पेडागोजी लाऊंगा। सबसे बड़ा सेशन जो चलने वाला है आप लोगों के लिए, यही चलने वाला है सब्जेक्ट पेडागोजी का, और अच्छे खासे क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपके पार्ट थर्ड के अंदर, मिलते हैं अब आपके पार्ट थर्ड के अंदर जो आपका भाषा से संबंधित होने वाला है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे होंगे, करते रहिए, क्योंकि जो बच्चे अभी आए हैं, नया कोर्स लेते हैं, तो सीधा पार्ट सेकंड देखते हैं तो उनको दिक्कत आएगी। पार्ट फर्स्ट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर मैं आपकी और भी चीजें कराऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हुआ अब आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।